प्रिय बच्चों, आज हम भारतीय पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हेगल ने कहा है, हेगल ने कहा है कि क्या कहा है हेगल ने कि पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं। पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं है। ये कहा हेगल ने कहा पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं है। 19वीं शताब्दी में बौद्धिक चेतना, पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति का प्रभाव, आधुनिक साधनों का विकास आदि के कारण भारत में बुद्धिजीवी एवं जागरूक वर्ग का विकास हुआ। इसी जागरूक वर्ग ने भारतीय समाज की विसंगतियां, कुप्रथाओं जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिलाओं की दयनीय स्थिति, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों ने समाज में इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इनका विरोध किया गया। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने प्राचीन आदर्श परंपराओं जैसे वेद, उपनिषद आदि के आधार पर वेद, उपनिषद, शरीयत और आधुनिक शिक्षा एवं संस्कृति के आधार पर समाज में सुधार करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इन सुधार आंदोलनों में सम्मिलित रूप से सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। परंपराओं इतिहास लेखन में 19वीं शताब्दी के इन सुधार आंदोलन को कुछ इतिहासकारों ने पुनर्जागरण आंदोलन कहा। क्या कहा? पुनर्जागरण आंदोलन कहा। पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जागरण शब्द का अर्थ सामान्यतः पुनर्जन्म से लिया गया है। सामान्यतः पुनर्जन्म से, पुनर्जन्म से लिया गया है। 16वीं शताब्दी में यूरोप में उस मध्यम वर्गीय बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन का पुनर्जागरण कहा गया, जिसमें मध्यकालीन परंपराओं का परित्याग करते हुए ग्रीक एवं यूरोप सभ्यताओं के विकास
से किया गया। सामान्यतः आंदोलन में आधुनिक तत्वों का अभाव था, इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण को धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का जन्म दिया। डॉक्टर जाकारिया ने ठीक लिखा है, डॉक्टर जाकारिया ने ठीक लिखा है, भारत के पुनर्जन्म मुख्यतः आध्यात्मिक था। भारत का पुनर्जन्म मुख्यतः आध्यात्मिक था। क्या था? मुख्यतः आध्यात्मिक था। तथा एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करने से पूर्व में अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यानी कि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करने से पूर्व इसमें अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारत में समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में दिखाई देता है। इनमें से कुछ आंदोलनों जैसे हिंदुओं का आर्य समाज, मुसलमानों का ब्रह्मी आंदोलन आदि यूरोपीय पुनर्जागरण संबंधी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। पुनर्जागरण यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का प्रशासन ढांचा चरमराने लगा और अंग्रेजों ने इस कमजोर तंत्र ने ध्वस्त कर दिया। जैसे जैसे ब्रिटिश प्रभुत्व बड़ा, शोषण की गति तीव्र होती गई और देश का आर्थिक ढांचा हिलने लगा। इसका भारतीय सामाजिक जीवन पर घातक प्रभाव पड़ा। नए शासन में लोक कल्याणकारी तत्वों का अभाव था, अतः देश की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयत्न किए गए। ऐसी स्थिति में आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियां, भेदभाव, धार्मिक अंधविश्वास बढ़ते गए और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 18वीं शताब्दी समाप्त होते होते भारत में दरिद्रता, पिछड़ापन की अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी थी। लेकिन विषम परिस्थितियों में कुछ ऐतिहासिक शक्तियां सक्रिय हुई, जिसमें भविष्य के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये शक्तियां दो प्रकार की थी। पहली शक्ति पश्चिम की आधुनिक संस्कृति को भारत का प्रभाव प्रवर्तित हुई और दूसरी शक्ति का जनसंपर्क के खिलाफ भारतीय जनता की प्रतिक्रिया से हुआ। यानी हम देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण भारत धीरे धीरे विकसित होता चला और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक ऐसे आंदोलन का श्रीगणेश हुआ जिसे संपूर्ण भारत में कैसी जागृति आ गई, में कुछ विद्वानों ने भारतीय पुनर्जागरण के नाम से पुकारा गया। अब पुनर्जागरण के भारतीय पुनर्जागरण के कारण भारतीय पुनर्जागरण के कारण, भारतीय पुनर्जागरण के कारण पहला कारण है एशिया में जागरण का प्रभाव। एशिया में जागरण का प्रभाव, एशिया में जागरण का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में संपूर्ण एशिया में जागृति की लहर व्याप्त हो गई।
चीन में विदेशों का प्रभुत्व के विरुद्ध अनेक समितियों का निर्माण हो चुका था, जिन्होंने चीन के अनेक विद्रोहों का जन्म दिया। तत्पश्चात चीन में सन्यासेन देश में जागृति उत्पन्न हुई। चीन में सन्यासेन चीन में जागृति उत्पन्न की थी। इसी प्रकार जापान में सम्राट का आदर करो, विदेशियों को भगा दो का नारा बोलने लगा। मुद्रितों ने जापान में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया था। जापान में मुत्सुहितो ने जापान में मुत्सुहितो ने जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। टर्की की राजनीतिक लहर फैल गई और तो मुसोलिनी तो सुल्तान ने निरंकुश शासन उखाड़ फेंकना चाहते थे। यद्यपि राजनीतिक जागृति की लहर बहुत पहले उत्पन्न हो चुकी थी, किंतु अन्य देशों में जागृति ने भारतीय जागृति की लहर को बल प्रदान किया। वस्तुतः ऐसे जैसे एक दूसरे के प्रभाव होकर शक्ति ग्रहण करते हुए जागृत हो उठे। हम देखते हैं कि इस प्रकार चीन में, जापान में, टर्की में राजनीतिक लहर फैली, तो ऐसा लगता है कि पूरे एशिया के अंतर्गत जागरण का प्रभाव पड़ने लगा। अगला है नए मध्यम वर्ग का विकास। दूसरा, नए मध्यम वर्ग का विकास। नए मध्यम वर्ग का विकास 19वीं शताब्दी में एक नया मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिनमें परंपरागत सामाजिक संगठन को चुनौती दी। शिक्षित मध्यम वर्ग के अधिकांश सदस्य ब्राह्मण जाति के थे, किंतु इस वर्ग के अन्य जाति के लोगों को भी सम्मिलित थे। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति सुधारने से संबंधित स्त्रियों की शिक्षा, पर्दा प्रथा समाप्त करना, अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध को तोड़ना, बाल विवाह को रोकना, विधवाओं के प्रति प्रतिबंध को समाप्त करना आदि समाज सुधार कार्य हुए। यानी कि नए मध्यम वर्ग का विकास से 19वीं शताब्दी के नए मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसमें सामाजिक संगठनों को चुनौती दी। शिक्षित मध्यम वर्ग के अधिकांश सदस्य ब्राह्मण जाति के थे, किंतु इस वर्ग के अन्य जाति के लोग भी सम्मिलित थे। जब विभिन्न वर्गों के व्यवसायिक समानता स्थापित होने लगी तथा जातियों पर आधारित भेदभाव समाप्त होने लगा, अंतर जातीय विवाह उत्पन्न होने लगे और उनके विरुद्ध आवाज उठने लगी, तो मध्यम वर्ग पाश्चात्य सभ्यताओं से प्रभावित हुआ। उन्होंने सामाजिक जीवन में को अंग्रेजों के सामाजिक जीवन के आधार पर डालना चाहते थे और 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन का रूप स्त्रियों की स्थिति सुधारने से संबंधित थी। स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित, पर्दा प्रथा से संबंधित, पर्दा प्रथा को समाप्त किया गया, अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध को तोड़ना, बाल विवाह को रोकना, विधवाओं पर प्रतिबंध समाप्त करना आदि समाज सुधार आंदोलन के मुख्य लक्ष्य थे। यानी कि समाज के नए मध्यम वर्ग का विकास होने से मध्यम वर्ग ने इन चीजों को तोड़ने का प्रयास किया था, जिसमें जैसे जाति प्रथा है, अंधविश्वास है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित, इनको उन्होंने मध्यम वर्ग में विकास किया। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। तीसरा है अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। अंग्रेजों की इस नीति के फलस्वरूप प्राचीन अर्थव्यवस्था भंग हो गई। किसानों, शिल्पियों आदि का जीवन निर्वाह
कि अन्य साधन खोजने के लिए विवश कर दिया गया। वास्तव में अंग्रेजों के आर्थिक और राजनीतिक शोषण ने भारत की उन शक्तियों को सचेत कर दिया जो भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील हो गई। अंग्रेजों की नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप लोग अपने गांव छोड़कर नगरों में रहने लगे। नगरों के उन बंधनों से मुक्त हो गए जो गांव में विद्यमान थे। नई परिस्थितियों में वातावरण में जीवन व्यतीत करने के लिए गांवों में प्रचलित परंपराओं, असंगठित तपन अतः समाज सुधार करने का प्रयास। यानी हम देखते कि जब भारत के अंतर्गत अंग्रेजों ने उनका आर्थिक शोषण समाप्त किया और उन्होंने आर्थिक धंधा जो था वो चौपट हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे क्षेत्रों में जाने का प्रयत्न किया। और दूसरे क्षेत्र में गए तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और अपना आजीविका का मार्ग ढूंढना प्रारंभ कर दिया। जिससे क्या हुआ, उनका अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई और आत्मविश्वास की भावना जागृत होने से उन्होंने अपना दूसरा नया व्यवसाय करना शुरू कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव जो होता है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ ईसाई पादरियों के प्रयत्न से हुआ। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का माध्यम मान लिया गया, भाषा को स्वीकार कर लिया गया अंग्रेजी भाषा, जिसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनेक भारतीय इंग्लैंड गए, अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से पाश्चात्य देशों की सभ्यता और साहित्य का विषय में ज्ञान उपलब्ध हुआ, जिससे भारतीय की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सका। यानी कि भारतीय लोग इंग्लैंड गए, अंग्रेजी भाषा सीखी और अंग्रेजी भाषा सीखी तो उनके अपनी भाषा से और उनकी भाषा से तुलनात्मक अध्ययन किया तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी भावना जागृत हुई। शैक्षणिक क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्ति और अंग्रेजी साहित्य में नई स्वतंत्रता लोकतंत्र की भावनाओं ने भारतीयों के हृदय को झकझोर दिया। भारतीयों के हृदय में गुलामी के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने समझा कि हमारी गुलामी का कारण समाज का खोखलापन है। अतः प्रारंभ में समाज सुधार की आवाज अंग्रेजों के पढ़े लिखे लोगों ने उठाई, किंतु इस कार्य में सफलता उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की थी। अगला है ईसाई धर्म प्रचारकों की आलोचना। पांचवा, ईसाई धर्म प्रचारकों की आलोचना। ईसाई धर्म प्रचारकों की आलोचना। ईसाई धर्म प्रचारकों ने न केवल भारतीयों का भारतीय धर्म का मजाक उड़ाया, बल्कि भारतीय सामाजिक ढांचे की कटु आलोचना भी की। उन्होंने हिंदू समाज के लिए सभी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया तथा ईसाई धर्म की श्रेष्ठता का प्रचार किया। ईसाई मसीहियों द्वारा अपने धर्म की प्रशंसा करने की बात तो समझ में आती है, किंतु यहाँ धर्म को झूठा, आडंबरी, पाखंडी बताना सर्वदा उचित था। कार्ल मार्क्स से लेकर कैनिंग तक और उनके बाद के गवर्नर जनरलों ने भारतीयों के संबंध में तिरस्कारात्मक विचार थे। बेंटिंग, मेडको, मैकाले, आदि प्रशासक यहाँ व्यापक प्रवृत्तियों, अंधविश्वासों से घोर घृणा की भावना थी। अंधविश्वासों को दूर करने
सॉरी जो कुरीति और अंधविश्वासों को दूर करके कुछ सुधार करना चाहते थे, किंतु भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति उनके मन में घोर घृणा की भावना थी। उनके सुधारवादी दृष्टिकोण में पाश्चात्य का आवरण था, अतः उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों के सहयोग और सहायता प्रदान की। ऐसी स्थिति में हिंदू और मुसलमानों का ध्यान अपने धर्म की रक्षा करने की ओर आकर्षित हुआ। यानी कि समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों ने आलोचना, बहुत सारे ईसाई धर्म प्रचारक जो थे भारतीयों में, उन्होंने उनका धर्म का मजाक उड़ाया, भारतीय सामाजिक ढांचे की कटु आलोचना की। बहुत सारे लोगों ने, यानी बहुत सारे अंग्रेजों बैठ को इन्होंने समाज सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीयों के मन में उनकी कटु आलोचना थी और वो सुधारवादी कार्य को अपनाते हुए भी हिंदुओं ने उनको प्रति अपनी कटु आलोचना की भावना प्राप्त की और उन्होंने जानते थे कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य छठा है भारतीय समाचार पत्र और साहित्य। भारतीय समाचार पत्र व साहित्य। भारतीय समाचार पत्र व साहित्य। भारतीय समाचार पत्र, पत्रिका और साहित्य आदि ने भी भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेस की स्थापना से विचारों का आदान प्रदान की सुविधा हो गई। अब कुछ ऐसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी जिनमें अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, प्रजातीय विभेद नीति और उनका शोषण के समाचार प्रकाशित होते थे। भारतीय राष्ट्रवादियों के विचार भी प्रकाशित होते थे। इनमें भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न हुई। रेल के निर्माण से विचार विमर्श को प्रोत्साहन मिला। मध्यकाल में समाज सुधार आंदोलन क्षेत्रीय स्तर में अधिक व्यापक नहीं हो पाया, किंतु अब समाचार पत्रों के माध्यम से वे व्यापक हो गया था। इन सभी कारणों से भारत में पुनर्जागरण के उद्भव लहर उत्पन्न हो गई और भारत में नव चेतना की जो लहर उत्पन्न हुई वह शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावित हो गई थी। यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के कारण से अब भारतीय पुनर्जागरण का स्वरूप अगली वीडियो के अंतर्गत करवा दिया जाएगा।